नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे क्या हमको पढ़ना है। इससे पहले साथियों हम लोग शिक्षण का अर्थ, उसके सिद्धांत, उद्देश्य, इसके बाद संप्रेषण, जो जो चीजें पूछी जाए उसको देख लिए। सबसे इसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा शिक्षण के सिद्धांत। आपके यूपी टेट के जो सिलेबस में दिया गया है शिक्षण के सिद्धांत, इसके बाद शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण का नवीन उपागम जो दिए गए हैं इत्यादि दिए गए हैं, एक एक करके हम सबको देख रहे हैं। चलिए आज की टॉपिक हम लोग देखेंगे शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं। पहले हम पूरे सूत्र को समझेंगे, कैसे कैसे एक एक सूत्र होते हैं उसको देखेंगे और उदाहरण सहित उसको देखते चलेंगे कहाँ इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में क्या हुआ, शिक्षण के सूत्र भी एक टॉपिक दी हुई है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग देखेंगे कौन कौन से सूत्र जो दिए गए हैं, एक एक करके सारे सूत्र को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सूत्र देखते हैं। पहले सूत्र के बारे में हम लोग समझेंगे कि शिक्षण के सूत्र होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया था, क्या क्या चीजें होती है, इनको देखेंगे करके। तो देखते हैं शिक्षण के सूत्र। ठीक है, शिक्षण के सूत्र मैक्सिमम आप टीचिंग क्या होती है, शिक्षण के सूत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी समस्या को हल करने के लिए ही सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दिया गया साथियों, शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में विशेष योगदान देता है। यह क्या करता है कि जिन्हें भी ध्यान में रखकर शिक्षक क्या करता है, अपनी पठन पाठ की क्रिया को बढ़ाता है और इससे छात्रों में क्या होती है, उनकी जो उपलब्धि होती है उसमें गुणात्मक सुधार वो कर सकता है। आगे दिया है, शिक्षकों के उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें शिक्षण के सूत्र के रूप में जाना जाता है। मतलब शिक्षण की सभी जो जो विशेषताएं दी गई समाधान करने के लिए, उसकी जो कठिनाई होती है उसके समाधान करने के लिए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभव और विचारों को क्या किया, एक रूप दिया है, जिसे किस रूप में जाना जाता है, तो शिक्षण सूत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे। दिया है, ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। आगे दिया है, ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित है, अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यही साथियों, अगर शिक्षक किसी भी विषय में दक्ष है तो सबसे पहले क्या होना है, उसे शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से वो बच्चों को सिखाएगा। आगे देखते हैं, दिया है, कामेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने पहले क्या किए थे, कुछ नियम दिए थे अपने अनुभव के आधार पर, उन्होंने शिक्षण में कुछ नियम दिए थे, जिन्हें अब किस नाम से जाना जाता है, तो क्या शिक्षण के सूत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे शिक्षण सूत्र की परिभाषा। कुछ शिक्षण सूत्र जो हमारे दिए गए उनकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे, कौन कौन सी परिभाषा है, परिभाषा को देखते चलेंगे। पहली परिभाषा रेमंड के अनुसार, शिक्षण के विषय में, शिक्षण सूत्र के विषय में रेमंड ने क्या कहा है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। शिक्षण सूत्र क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं, एक क्या करते हैं, रास्ते का निर्धारण करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए क्या होती है, अपेक्षा की जाती है। किसने कहा है, तो रेमंड ने कहा है। अगली परिभाषा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन क्रिया आसान हो जाती है। प्रारंभिक कक्षाओं में क्या होती है, पठन पाठन की जो क्रिया होती है वो आसान हो जाती है, क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है साथियों टी रायमंड के अनुसार। टी रायमंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि इन सिद्धांतों का प्रयोग में सहायक होंगे। यही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होंगे और क्या होंगे, सहायक होंगे। ये किसने कहा है, तो रायमंड ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं फ्रॉबेल के अनुसार। इन्होंने शिक्षण सूत्र के बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा है शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक
अंक पाना कि अधिक से अधिक खोना, अधिक से अधिक पाना न कि अधिक से अधिक खोना। ये किसका अर्थ है? तो शिक्षण का उद्देश्य होता है। ये किसने कहा है? तो फ्रॉवेल ने कहा है। तो साथियों हम लोगों ने एक एक करके सारी परिभाषाओं को देख लिया। चलिए शिक्षण के सूत्र और सिद्धांत और सूत्र, पहले हम लोगों ने सिद्धांत देखा, इसके बाद सूत्र में कुछ अंतर दिए गए, उसको देखते हैं क्या क्या अंतर कैसे हैं, एक एक करके उसको हम समझते हैं। दिया है शिक्षण के सिद्धांतों एवं सूत्रों में अंतर को समझने की दृष्टि से शिक्षक की उस स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें दो विभिन्न प्रकृति के एक और सजीव विद्यार्थी का ध्यान रखना होता है तो दूसरी ओर जड़ पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, सहायक साधन इत्यादि का ध्यान रखना होता है। मतलब एक में क्या होता है, शिक्षण के सिद्धांत में क्या होता है कि जो चीजें दी रहती है तो उस पर विचार तर्क इत्यादि कहता है। और इसमें क्या होता है, सूत्र में क्या होता है, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, जो कुछ भी हमारे निर्धारण किए जाते हैं, सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारी होती हैं इत्यादि को ध्यान में रखकर क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिया है सजीवों की प्रकृति परिवर्तनशील है तो जड़ पदार्थों की नहीं। इस दृष्टि से जिन बातों को निर्धारित करने हेतु विद्यार्थी की क्षमता तथा योग्यता का ध्यान रखना होता है वे सिद्धांतों के अंतर्गत क्या होती हैं, आती हैं। इसके बाद कहा है तो जिन बातों को समझना होता है उनकी दृष्टि से उन नियमों का उन निर्धारण किया था उन्हें हम क्या कहते हैं, सूत्र के नाम से उन्हें हम लोग जानते हैं। अतः कहा गया है स्पष्ट है कि सिद्धांत के अनुसरण हेतु सूत्र को ध्यान में रखना होता है। मतलब सूत्र और जो सिद्धांत होते हैं दोनों की प्रक्रिया क्या होती है, साथ साथ चलती है। अगर हम कोई भी सिद्धांत अगर पालन कर रहे हैं उसके साथ सूत्र को भी ध्यान में रखकर हमको क्रिया करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे शिक्षण के हम लोग देखेंगे साथियों विभिन्न सूत्र। शिक्षण के अर्थ को देख लिया हम लोगों ने, उसकी परिभाषाओं को देख लिया, इसके बाद अंतर को देख लिया, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र में क्या अंतर होते हैं। चलिए आगे देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत, जो सूत्र, शिक्षण के विभिन्न सूत्र जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से सूत्र होते हैं उसको देखते हैं। पहला सूत्र हमारा सरल से जटिल की ओर। पहला सूत्र क्या है, सरल से जटिल की ओर। यह सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र से आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जटिल बातों की जानकारी दी जाए जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगे तो उसे समझने में असमर्थ होंगे। आगे का है इससे शिक्षक का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। आगे उदाहरण जैसे दिया, हासिल के जोड़ घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, बच्चों को सरल चीजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, धीरे धीरे फिर क्या होती है, जटिल चीजों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यही सरल से जटिल जो हमारा सूत्र यही कहता है। कुछ और भी चीजें दी गई देखिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सूत्र देखेंगे। पहला था सरल से जटिल की सूत्र जो हमारा दिया था सरल से जटिल की ओर। दूसरा दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यह सूत्र क्या कहता है, तो इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जानकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। बालकों के पूर्व ज्ञान को जानकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात उससे पहले ये बात बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उसे उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता है। क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चों के लिए कठिन होते हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसने जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हो। अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान अवश्य जान लेना चाहिए। यही कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। साथियों इसमें क्या कहता है, जो चीजें छात्र जानते हैं पहले उस चीज के बारे में छात्रों से जानकारी लेनी चाहिए। इसके बाद जो चीज नहीं जानते तब जाकर उन तथ्यों के बारे में उनको जानकारी बतानी। ज्ञात से अज्ञात की वही कहता है पूर्व ज्ञान से उनके जो अनुभव होते हैं, पूर्व ज्ञान से छात्रों को जोड़कर नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। देखते हैं उदाहरण क्या होता है। भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ड से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं, तत्पश्चात उसी वर्ड से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है। जैसे क से कलम, कलम कलश कबूतर तथा ख से खरगोश, खत खड़ा आदि होते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, ज्ञात से अज्ञात के सूत्र का पालन करती हैं। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं। दिया साथियों स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या दिया है तीसरा हमारा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यह सूत्र क्या कहता है, तो यह सूत्र इस तथ्य पर बल देता है कि प्रारंभ में छात्रों को स्थूल तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया जाए।
विश्व में जितने भी प्राणी या पदार्थ है उनका भौतिक रूप है, रूप को देखा जा सकता है, सरलता से पहचाना जा सकता है, अतः इन सभी का दिखाई देने वाला रूप स्थूल है। इसके विपरीत यदि इन प्राणियों एवं पदार्थों में निहित गुणों की तलाश की जाए तो वे आंखों से उस प्रकार दिखाई नहीं पड़ते जिस प्रकार उनका। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है, मनुष्य के साथ ऐसा ही है, उसके मन में क्या है, बुद्धि कितनी कम या अधिक है, यह सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर यही सूत्र की बात करता है। चलिए इसको समझते आगे दिया है, उदाहरण स्वरूप देखते हैं। नीचे दिया क्या, गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार भूगोल में क्या करना चाहती हूँ, नदी, पर्वत, समुद्र, इसके बाद तालाबों, कुओं आदि का प्रत्यक्ष प्रदर्शन, भ्रमण या फिर मॉडल चार्ट जो होते हैं आदि के माध्यम से सरलता पूर्वक कराया जा सकता है। यह सूत्र क्या करता है, स्थूल से सूक्ष्म की जो हमारा सूत्र यही बात करता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला सूत्र क्या है। अगला दिया है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर ये क्या कहता है, इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं, संपूर्ण रूप में क्या करते हैं, उस वस्तु को देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर यह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता व समझता है, उनके विभिन्न अंगों या अंशों को नहीं। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, बाद में क्या करता है, उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं समझ पाता, फिर उसकी जानकारी को ग्रहण करता है। आगे दिया है शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसे वृक्ष के अंगों, जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है, कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए कंप्यूटर व फिर उसके भाग जैसे मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि, माउस, प्रिंटर इत्यादि का जानकारी कराना चाहिए। भूगोल पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर उसमें राज्यों का ज्ञान कराना चाहिए। ये सब चीजें क्या कहती है, जो हमारा सूत्र दिया है इसी पर आधारित है। देखते हैं अगला सूत्र हम लोग। अगला सूत्र हमारा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर यह सूत्र हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। यह सूत्र हमारा कहता है बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। बालकों के बौद्धिक विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास जिसे ज्ञानेंद्रियों के विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में अस्पष्टता, उसके विचारों में क्या होती है साथियों, अस्पष्टता व निश्चितता आती है। आगे दिया है प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना के अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं। यही क्या होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर सूत्र की बात करता है। देखते हैं जो अस्पष्ट, जो अस्पष्ट, अनिश्चित में कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे तथा गलत धारणाओं की जानकारियों में भी क्या करे, सुधार करे। जो चीज वो नहीं जान पा रहा है उसमें क्या करे, वो उसको पहले उसकी कमियों को दूर करे, फिर क्या करे, उसमें सुधार करे। उदाहरण दिया जैसे किसी देश प्रदेश प्रमुख स्थल, वहां की विशिष्टताओं से संबंधित छात्रों के अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहां के मानचित्र, चित्र, मॉडल, चार्ट व उदाहरणों के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट कर सकता है। यही क्या कहता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर सूत्र कहता है। चलिए आगे बढ़ते अगला सूत्र देखते हैं। अगला हमारा दिया है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, जो छात्र जो कुछ भी देखी गई बातें होती है उनके अनुसार बताना चाहिए। तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता है, अर्थात उन्हें पहले उनके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, फिर क्या किया जाए, उसी की सहायता से भूत या भविष्य की जानकारी, क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती है उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सूत्र यही कहता है, प्रत्यक्ष मतलब जो चीजें हमको दिखाई देती है पहले उसका ज्ञान कराना चाहिए, इसके बाद जो चीजें हमको नहीं दिखाई देती है बाद में एक एक करके उसका ज्ञान हमको छात्रों को कराना चाहिए। आगे देखते हैं, इसमें दिया है अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी चीजें जैसे दिया है भाषा में चित्र, पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री क्या क्या होती है, जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, वस्तुओं के माध्यम से
बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। जैसे सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से संसार के विभिन्न भागों के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सूत्र देखते हैं हम लोग। अगला सूत्र दिया हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला सूत्र हमारा क्या कहता है, दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर। दिया है इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने, इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इसके बाद फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालक को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। अतः इसमें बच्चे रुचि पूर्वक सीखते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। जिससे दिया है विज्ञान, गणित तथा व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र सबसे उपयोगी माना जाता है। कौन सा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, इसमें क्या करना है, बच्चों को पहले क्या करना चाहिए, जो चीजें विशिष्ट होती है उसके बारे में जानकारी, फिर क्या करें, उनको सामान्य चीजों के बारे में उदाहरण देकर उनको बताना चाहिए। आगे दिया है अगला सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला सूत्र हमारा क्या है साथियों, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यह सूत्र क्या कहता है, तो विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध भागों को व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जा सके। इसके कहने का तात्पर्य साथी, किसी भी घटना या तथ्य की जानकारी पहले क्या करें, समग्र रूप में उनकी कराकर, संपूर्ण रूप में कराकर, बाद में क्या है उनके छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनकी क्या व्याख्या की जाए, उसके बारे में बताया जाए। यही हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्र कहता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। शिक्षण में विश्लेषण व संश्लेषण क्या होते हैं, दोनों ही आवश्यक होते हैं। उदाहरण जैसे दिया है, छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देना है तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश या फिर उसके सभी जिलों की स्थिति व विशेषताओं की जानकारी कराई जा सकती है, और अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं सूत्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला सूत्र, मनोवैज्ञानिक क्रम से, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर हमारा सूत्र क्या कहता है, हम उसको देखते हैं। देखते हैं, शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए, और जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए उससे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध प्रदान ज्ञान प्रदान चाहिए, जिससे उनकी रुचि व ध्यान पाठ उस विषय वस्तु में क्या रहता है, बना रहता है। ये हमारा क्या कहता है, मनोविज्ञान तर्क। इसमें क्या है, शिक्षा में बाल मनोविज्ञान महत्व का यह माना जाता है कि जो बालक की शिक्षा उसकी रुचि, उसके रुझानों, उसके क्षमताओं, जिज्ञासाओं इत्यादि के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे उसके तार्किक, उसके चिंतन, क्रमबद्ध ज्ञान का भी विकास होता है, जिससे उनकी रुचि अपने पाठ को पढ़ने में, विषय वस्तु को पढ़ने में आसानी से लगी रहती है। आगे देखते हैं, उदाहरण दिया जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करते हुए इनकी परिभाषाओं के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। संस्कृत, हिंदी में सूक्ति एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उनकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जा सकती है। तो साथियों हम इस आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो सूत्र दिया उसको देखते हैं, क्या हमारा दिया है। अगला दिया है अनुभव से युक्त युक्त की ओर। अनुभव से युक्त युक्त की ओर, यह सूत्र हमारा क्या कहता है, अनुभूत ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। अनुभूत ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण द्वारा क्या करता है, निरीक्षण व अनुभव द्वारा क्या करता है, वो उस ज्ञान को प्राप्त करता है। इसमें दिया है उसके इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक अस्थायी बनाने के लिए उसे तर्क युक्त बनाना चाहिए। अल्प आयु के बालकों में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्वानुभव होता है, परंतु इन अनुभवों के कारण को खोजने में
बाल मस्तिष्क क्या रहता है, असफल रहता है। अतः शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध विधियों या सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत युक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे देखते हैं, फिर उदाहरण दिया जैसे सूर्योदय सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है, गर्मी के बाद बरसात फिर जाड़ा आता है, सर्दियों में भी क्या रहता है साथियों, कोहरा देखता है, बरसात में जोरदार बारिश और प्रतिवर्ष देखता है, परंतु ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है, इसे वह नहीं समझ पाता। अतः शिक्षक को कारण सहित वह उदाहरण टीएलएम के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, जिससे उसका अनुभवजन्य ज्ञान क्या होता है, युक्त बना सके। ठीक है, हमारा ये सूत्र जो तर्क संगति से युक्त युक्ति की ओर यही कहता है। अगला सूत्र देखते हैं, दिया हमारा प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण क्या कहता है कि इस सूत्र का आधार से आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रख कर क्या करना चाहिए, पठन पाठचर्या का कार्य करना चाहिए। फिर दिया है पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री व गतिविधियां सभी कुछ बच्चों के शारीरिक, मानसिक व आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यदि हमारी शिक्षा और शिक्षण बाल विकास में बाधक बनते हैं तो अनुचित, अप्रासंगिक व अमनोवैज्ञानिक। अतः शिक्षक के रूप में इस सूत्र का अनुसरण करके छात्रों के स्वाभाविक विकास में सहायता करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तत्पर करना चाहिए। देखते हैं, इसमें भी आगे देखेंगे शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में उपयोगिता। हम लोगों ने जितने भी शिक्षण सूत्र थे एक एक करके सबको देख लिया, उदाहरण से तो उसको हम लोगों ने समझ भी लिया। अब देखेंगे शिक्षण सूत्रों की शिक्षण में क्या उपयोगिता होती है, उसको देखते हैं। दिया है शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आगे दिया शिक्षा का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिगम है। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का क्या होता है, प्रमुख दायित्व होता है। आगे दिया है अपने दायित्व को कुशलता पूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि यह शिक्षण की कला में क्या होना चाहिए, दक्ष और निपुण होना चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ और भी दी गई है। शिक्षण सूत्र इस कार्य में उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर व बोधगम्य बनाते हैं। साथ ही साथ प्रयोग द्वारा वह बच्चों की संप्राप्ति की अपेक्षित स्तर तक क्या होता है, पहुंचा जा सकता है। अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को इनकी जानकारी और प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है। फिर दिया हमारा अगला, इससे कम समय व श्रम में वह बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करके अपने लक्ष्य को क्या करता है, वह प्राप्त करता है। आगे दिया है अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को इनकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है। इससे कम समय व श्रम में वह बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये क्या थी, शिक्षण में जो हमारे शिक्षण सूत्र की उपयोगिता थी, हम लोगों ने उसको भी क्या किया, एक एक करके देख लिया। तो साथियों हम लोगों को जितनी भी चीजें दी गई थी शिक्षण के सूत्र में, शिक्षण के अर्थ, शिक्षण की परिभाषाओं को देखा, विशेषताओं को देखा, इसके बाद शिक्षण की जितने भी सूत्र थे हम लोगों ने उदाहरण स्वरूप उसको देखा, इसके बाद शिक्षण का शिक्षा में जो उपयोगिता है हम लोगों ने उसको भी क्या किया, एक एक करके देख लिया। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है साथियों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सभी भाई बंधुओं तक उसको शेयर करें। तो आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।